स्टूडेंट्स, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 की आज के क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। चैप्टर 6 आपका इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। चैप्टर 6 बात करता है एमिनिटीज के बारे में, यानी कि सुख सुविधाओं के बारे में। सुख सुविधाओं के बारे में हम लोग इस एक्ट के डेफिनेशन क्लोज यानी कि सेक्शन 2 में पहले पढ़कर आ चुके हैं। एमिनिटीज की डेफिनेशन हमने कहाँ पढ़ी थी? सेक्शन 2 के क्लोज ए में। क्लोज ए में हम लोगों ने एमिनिटीज की डेफिनेशन पढ़ी थी। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एमिनिटीज से क्या मतलब है, यानी कि सुख सुविधाओं से क्या तात्पर्य है इस अधिनियम के तहत। तो इस अधिनियम के तहत सुख सुविधाओं से तात्पर्य है मकान मालिक द्वारा किराएदार को जो उसके परिसर में किराए में रहता है उससे अवेलेबल करवाई जाने वाली कुछ बेसिक फैसिलिटीज, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर सप्लाई हो, केबल सुविधा हो, टीवी की सुविधा हो, ठीक है ना, पैसेज से संबंधित हो, सीढ़ियां आने जाने का रास्ता, आवागमन का रास्ता हो, ठीक है ना। तो ये जो भी बेसिक फैसिलिटीज जो कि मकान मालिक लैंडलॉर्ड जो है वो अपने टेनेंट को अवेलेबल कराएगा, दीज ऑल आर एमिनिटीज, ठीक है, अंडर दिस एक्ट। अब बात करते हैं चैप्टर 6 जो है इन्हीं एमिनिटीज यानी कि सुख सुविधाओं के बारे में है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या मकान मालिक अपनी इच्छा से किराएदार को दी जाने वाली इन एमिनिटीज को कम कर सकता है? क्या कभी भी वो इनको बंद कर सकता है, खत्म कर सकता है, या फिर कभी भी वो इनको रोक सकता है, विद होल्ड कर सकता है? ठीक है, तो इसी के बारे में हमें चैप्टर 6 बताता है। अगर मकान मालिक किराएदार मान लीजिए उन एमिनिटीज के संबंध में पेमेंट भी कर रहा है, फिर भी उसके अलावा भी अगर लैंडलॉर्ड जो है वो उन एमिनिटीज को डिसकंटिन्यू करता है या विद होल्ड करता है, समाप्त कर देता है, बंद कर देता है या विधारित कर देता है, तो क्या किराएदार के पास क्या रेमेडीज अवेलेबल है? और अगर किराएदार उन एमिनिटीज के लिए सुख सुविधाओं के लिए पे नहीं कर रहा है तो क्या मकान मालिक उनको बंद कर सकता है? ऐसे में किराएदार और मकान मालिक जो भी कंडीशन हो दोनों ही कहाँ जाएंगे? ठीक है, इसके बारे में बताएगा हमें चैप्टर 6। कहाँ से रेमेडी अवेलेबल होगी इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके संबंध में सेक्शन 23 एंड 24 की हम बात करते हैं। सेक्शन 23 जो बात करता है वो बताता है कि लैंडलॉर्ड नॉट टू डिसकंटिन्यू और विद होल्ड एमिनिटीज एंजॉयड बाय द टेनेंट। ये इसकी जो हेडिंग है सेक्शन 23 की, वो कहती है कि भूस्वामी द्वारा टेनेंट द्वारा उपयोग में ली जाने वाली सुख सुविधा को डिसकंटिन्यू या विद होल्ड नहीं किया जाएगा, उनको समाप्त या फिर विधारित नहीं किया जाएगा, उनमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं डाली जाएगी, उनको बंद नहीं किया जाएगा। एक चीज सेक्शन 23 को एक्सप्लेन करते हुए बताती हूँ मैं आपको। सेक्शन 23 आगे आपको कुछ सबसेक्शंस में डिवाइडेड है, जो बताता है आपको कि भूस्वामी लैंडलॉर्ड जो है वो टेनेंट की जो एमिनिटीज जो उसने प्रोवाइड करवा रखी है जिस परिसर में, उन एमिनिटीज को वो बंद या विधारित नहीं कर सकता, ना वो उसको समाप्त कर सकता, ना वो उनमें किसी प्रकार की रुकावट डाल सकता, ना तो भूस्वामी ऐसा स्वयं करेगा, ना ही किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी तरफ से करवाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ना तो भूस्वामी खुद कर सकता है, कोई रुकावट या इनमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, इनको समाप्त नहीं कर सकता, ना ही किसी अन्य व्यक्ति से वो ऐसा करवाएगा। ठीक है, आगे इसी का जो फर्स्ट सबसेक्शन है इसी में नीचे कह रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, आप अपने बेरेट में देखेंगे तो इसके अलावा जो ही कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगी उसमें भी मैंने उसमें क्लियरली आपको एक्सप्लेन करा है। नीचे उसमें ये लिखा है साथ ही, लेकिन भूस्वामी ऐसा कर सकता है। कब कर सकता है? किराया प्राधिकारी की अनुमति से, ठीक है ना। रेंट अथॉरिटी की परमिशन अगर यहाँ पर लैंडलॉर्ड को मिल जाती है तो लैंडलॉर्ड जो है वो रेंट अथॉरिटी की परमिशन से इन सुख सुविधाओं को डिसकंटिन्यू या विदहोल्ड कर सकता है। साथ ही आगे देखिए, आगे लिखा है कि जहां पर जैसे ही रेंट अथॉरिटी कब परमिशन देगी इन सुख सुविधाओं को बंद करने की या विधारित करने की अनुमति रेंट अथॉरिटी तभी देगा जब रेंट अथॉरिटी इस बात से सेटिस्फाई हो जाए कि टेनेंट ने उन एमिनिटीज के संबंध में कोई भी चार्ज पे नहीं किया है, किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया है। दोबारा सुन लीजिए, लैंडलॉर्ड फर्स्ट टाइम नहीं तो एमिनिटीज को, सुख सुविधाओं को जो किराएदार को वो अवेलेबल करवा रहा है उनको डिसकंटिन्यू या विदहोल्ड नहीं करेगा, उनको बंद या विधारित नहीं करेगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई रुकावट उसमें नहीं करेगा, लेकिन वो कर सकता है कब? किराया प्राधिकारी की यानी कि रेंट अथॉरिटी की परमिशन से। रेंट अथॉरिटी उसे ऐसा कहती है तो वो कर सकता है। अब रेंट अथॉरिटी ऐसी परमिशन, ऐसी अनुज्ञा कब देगी? जब वो सेटिस्फाई हो जाए, रेंट अथॉरिटी इस बात से सेटिस्फाई हो जाए कि टेनेंट ने उन एमिनिटीज के संबंध में कोई भी चार्ज या जो भी चार्जेस लगते हैं उनका भुगतान नहीं किया। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद में अब देखिए, रेंट अथॉरिटी के सामने चाहे एप्लीकेशन लेकर टेनेंट जाए, चाहे एप्लीकेशन लेकर लैंडलॉर्ड जाए, कोई भी जाए, एप्लीकेशन आने के बाद रेंट अथॉरिटी क्या करेगा कि जैसे अगर भूस्वामी
सामने लैंडलॉर्ड ने एप्लीकेशन लगाई है तो टीनेंट को नोटिस भेजेगा, और अगर टीनेंट ने एप्लीकेशन लगाई है तो लैंडलॉर्ड को एप्लीकेशन भेजेगा। और उसके बाद में नोटिस भेज दिया। नोटिस भेजने के बाद में वो क्या करेगा, दोनों पार्टीज को सुनेगा, और दोनों पार्टीज को सुनने के बाद ही वो कोई आदेश पारित करेगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि रेंट अथॉरिटी जो है कोई इंटरिम ऑर्डर भी पास करे, जो प्रोसीडिंग उसके यहाँ पर चल रही है उस दौरान वो कोई इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकता है, कोई अंतरिम आदेश भी जारी कर सकता है। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर ये हमने देखा कि इंटरिम ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर से पहले वो कोई इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकता है। और अब इसमें लास्ट में आपको सबसेक्शन 1 इस सेक्शन का बताता है कि अब कितने दिन में रेंट अथॉरिटी सारा प्रोसीजर कितने दिन में करेगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर है कि जिस दिन लैंडलॉर्ड या टीनेंट किसी ने, जिस दिन दोनों में से किसी ने भी जब एप्लीकेशन लगाई थी उस दिन से विद इन 60 डेज ये सारा का सारा प्रोसीजर रेंट अथॉरिटी द्वारा कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, एक बार देखो वापस से क्या कि जैसे ही यहाँ पर एप्लीकेशन आती है रेंट अथॉरिटी के पास में, तो रेंट अथॉरिटी क्या करेगा, नोटिस देगा। किसको, सामने वाले दूसरे विरोधी पक्षकार को। भाई अगर लैंडलॉर्ड लगाता है तो टीनेंट को नोटिस भेजेगा, टीनेंट अगर एप्लीकेशन लगाता है तो लैंडलॉर्ड को भेजेगा। जैसे ही एप्लीकेशन आई सामने विरोधी पक्षकार को नोटिस भेजा जाएगा, देन दोनों को ही हियर किया जाएगा, दोनों को ही सुना जाएगा। उसके बाद में वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। साथ ही उन प्रोसीडिंग्स के दौरान जो रेंट अथॉरिटी के सामने हो रही है, उन प्रोसीडिंग्स के दौरान रेंट अथॉरिटी इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकता है फाइनल ऑर्डर से पहले। ये तो क्लियर हुई बात। अब ये सारा प्रोसीजर जो रेंट अथॉरिटी करेगी, ये याद रखने की बात है, कितने दिन में करेगी, 60 दिन में। अब ये 60 दिन गिनोगे कब से, जिस दिन पहली बार एप्लीकेशन लगाई गई थी दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा, जब प्रथम दिन आवेदन किया गया था उस एप्लीकेशन के दिन से लेकर 60 दिन के भीतर भीतर रेंट अथॉरिटी को ये सारी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करनी होगी। क्लियर हुई बात। तो ये सारी बात हम जो कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, वो था सेक्शन 20। क्लियर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ड्यूटीज ऑफ टीनेंट एंड लैंडलॉर्ड इन सेक्शन 24। अब सेक्शन 24 में हम टीनेंट और लैंडलॉर्ड के कुछ कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए मकान की मरम्मत करवानी है, जिस परिसर में टीनेंट रह रहा है, निवास कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ डैमेज हो गया है या जरूरत है तो उसमें मरम्मत करवानी है, उस मरम्मत का खर्चा कौन देगा। तो इसके संबंध में क्या कर्तव्य बनते हैं टीनेंट के या लैंडलॉर्ड के। तो देखिए, वर्ष भर में जितना भी किराया दिया जाता है उस किराए का एक वर्ष में, यानी कि जो वार्षिक किराया होता है उस वार्षिक किराए के 5% तक अगर खर्चा आता है, एक्सपेंसेस आते हैं, है ना, 5% एक्सपेंसेस किसके, इन एन एनुअल ईयर। ठीक है ना, एक वार्षिक वर्ष में, इन एन एनुअल ईयर, एक वर्ष में जितना एक्सपेंसेस है, जितना किराया है, उस किराए के अगर 5% खर्चा होता है उस मरम्मत में, तो कौन पे करेगा, टीनेंट पे करेगा। लेकिन अगर 5% से एक्सीड हो जाता है, यानी कि 5% से ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर टीनेंट किसको नोटिस देगा, किसको सूचना देगा इसके बारे में, लैंडलॉर्ड को। और सूचना मिलने के 15 दिन तक भी अगर लैंडलॉर्ड, 15 दिन के अंदर अंदर लैंडलॉर्ड वो मरम्मत करवा दे, अगर विद इन 15 डेज, जिस दिन लैंडलॉर्ड को सूचना मिली और 15 दिन के भीतर भी उसने उस परिसर के, उस प्रीमिसेस की मरम्मत नहीं करवाई, तो टीनेंट के पास राइट है, सेक्शन 24 क्या बताता है, टीनेंट के पास राइट है कि वो अब रेंट अथॉरिटी के पास जा सकता है और रेंट अथॉरिटी के समक्ष आवेदन कर सकता है कि आप मुझे मेरा ये जो खर्चा है वो किससे दिलवाइए, लैंडलॉर्ड से दिलवाइए। अब देखिए हम कहां तक थे, हम बात कर रहे थे कि 5% एक्सपेंसेस होता है, 5% तक अगर खर्चा होता है, 5% किसका, एनुअल जो पूरा जो वार्षिक जो किराया है उसके 5% तक अगर राशि खर्च होती है उस मरम्मत पर तो किराएदार भुगतान करेगा। लेकिन अगर 5% से ज्यादा पैसे लगते हैं तो मकान मालिक भुगतान करेगा। अब यहाँ पर किराएदार मकान मालिक को सूचना देगा, सूचना देने के बाद 15 दिन के भीतर भी अगर मान लीजिए वो ये मरम्मत नहीं करवाता है, तो यहाँ पर टीनेंट के पास राइट है कि वो रेंट अथॉरिटी के सामने जाएगा और उससे अभ्यावेदन करेगा कि आप प्लीज उससे एप्लीकेशन देगा कि आप प्लीज इस संदर्भ में ऑर्डर निकालिए या लैंडलॉर्ड को बताइए, बोलिए। अब यहाँ पर टीनेंट क्या कर सकता है, अब रेंट अथॉरिटी के पास गया तो रेंट अथॉरिटी की क्या ड्यूटी होगी कि अब रेंट अथॉरिटी दोनों ही पक्षकारों को, जैसे सेक्शन 23 में हमने प्रोसीजर बताया था ना, जो भी विरोधी है, विरोधी कौन हुआ यहाँ पर, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को नोटिस भेजेगी, उसके बाद दोनों ही पार्टीज को सुनेगी, इंटरिम ऑर्डर भी वो पास कर सकती है और उसके बाद वो ऑर्डर भी निकाल सकती है।
ठीक है। ये सारी प्रोसीडिंग जो सेम हम ऊपर सेक्शन में पढ़कर आए 23 में, वो यहाँ पर भी फॉलो होगी। साथ के साथ रेंट अथॉरिटी को जब सेटिस्फाई हो जाता है तो रेंट अथॉरिटी अगर टेनेंट के पक्ष में ये आदेश दे सकता है कि वो जितना भी खर्चा है, भाई लैंडलॉर्ड दे रहा है नहीं दे रहा, तो वो क्या कर सकता है, जो भी उसका किराया था, जो भी उसका किराया है, उस किराए में उस राशि को सेट ऑफ यानी कि मुजराई उसकी कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है, यानी किराए की राशि में से उसको खर्चे को काट लेगा किराएदार और उसके बाद में उसको भूस्वामी को भुगतान करेगा। ठीक है, ये ऑर्डर कौन दे सकता है, रेंट अथॉरिटी, कि भाई आपका जितना खर्चा लगा है उतना खर्चा आप आपके किराए की राशि में से कम कर लीजिए, सेट ऑफ कर लीजिए और उसके बाद में आप भूस्वामी को भुगतान करिए। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से सेक्शन 23 एंड 24 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो किससे रिलेटेड थे, एमेनिटीज से रिलेटेड थे। ये तो हुई इनकी बात। इसके अलावा कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बात हमारे पास चैप्टर 7 में भी है, जो मिसलेनियस से संबंधित है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कई बार आपसे पूछ ली जाती है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आती है ये, लाइक जैसे इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमिसेस, परिसर का परीक्षण। क्या भूस्वामी किराए पर देने के बाद किराए के परिसर का जो है इंस्पेक्शन कर सकता है? आंसर इज यस, कर सकता है। ठीक है, अब कितने कब कर सकता है, देखो जब भी लैंडलॉर्ड प्रीमिसेस को इंस्पेक्ट करने जाएगा, उसका परीक्षण करने जाएगा, तो 7 दिन पूर्व की, बिफोर 7 डेज उसको नोटिस देना होगा। 7 दिन पूर्व की सूचना उसको देनी होगी किराएदार को। और किस समय करेगा वो ध्यान रखिए, दिन के समय करेगा, कभी रात के समय वो नहीं जाएगा, दिन के समय में करेगा इंस्पेक्शन। और इसके अलावा वो 3 महीने में एक बार, 3 मंथ्स में केवल एक बार, 1 टाइम, यानी कि 3 महीने में केवल एक बार परीक्षण कर सकता है, इससे ज्यादा वो उस प्रीमिसेस का परीक्षण नहीं कर सकता है। क्लियर हो गई बात। 7 दिन पूर्व की सूचना देगा, दिन का समय वो निरीक्षण करेगा और 3 महीने में केवल एक बार वो इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बार बार जाओ, ऐसा नहीं कि उसने परिसर दे दिया तो वो बार बार कि नहीं मेरा है, मैं यहाँ का लैंडलॉर्ड हूँ, मैं कभी भी आ जा सकता हूँ, रात को भी जा रहा है, गेट बजा रहा है, कभी भी आ रहा है, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। ठीक है ना। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रेंट ट्रिब्यूनल की, जैसे हमने इस एक्ट में क्या कौन कौन सी अथॉरिटी पढ़ी, रेंट ट्रिब्यूनल हमने पढ़ा है, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल हमने पढ़ा है और रेंट अथॉरिटी हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है हमने। तो इन तीनों के ही जो पीठासीन अधिकारी है वो क्या माने जाएंगे, लोक सेवक माने जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे अंडर द सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। ठीक है ना, ठीक है, अंडर द सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत ये क्या माने जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट यानी कि लोक सेवक माने जाएंगे। कौन, पीठासीन अधिकारी, जो रेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल और रेंट अथॉरिटी में है, पीठासीन है। इसके अलावा जो कर्मचारी और जो गण है वहां पे, जो सदस्य और जो स्टाफ है, वो भी लोक सेवक माने जाएंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से हमने हमारा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 कंप्लीट किया और इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखे। अगली क्लास में मिलते हैं हम, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।